अस्सलाम वालेकुम जी। आज जरा बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रेंचाइज जिसकी सबसे ज़्यादा वन ऑफ कह रह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, वो है लाहौर कलंदर्स। और लाहौर कलंदर्स का जो सफ़र है पाकिस्तान सुपर लीग का, वो कुछ इतना स्मूथ रहा नहीं है ओवर द ईयर्स। अगर आप आगाज़ देखें तो इतना कुछ शानदार नहीं था। जब 5 टीमें होती थी तो लाहौर कलंदर्स जो थी, वो 5वें नंबर के ऊपर आती थी। जब 6 टीमें आ गई, फिर लाहौर कलंदर्स जो है, उन्होंने 6ठे नंबर के ऊपर भी आना शुरू किया। फिर रनर्स अप भी रहे 2020 में, फिर एक बार फिर 21 में 5वीं पोज़ीशन के ऊपर आए। और 22 और 23 के 2 सीज़न ऐसे थे कि जहां लगातार पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी उठाई और पहली टीम बने जिन्होंने 2 लगातार सीज़न अपने नाम किए शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में। फिर पिछला सीज़न एक बार फिर जो है वो परफॉर्मेंस इतनी शानदार नहीं रही और फिर इन्होंने एक मतलब आखिरी पोजीशन इन्होंने हासिल की थी ग्रुप स्टेज के ऊपर और प्लेऑफ के लिए ये क्वालीफाई नहीं कर पाए। क्या ऐसा स्क्वाड इन्होंने इस बार बनाया है कि लाहौर कलंदर्स इस बार पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 कि क्या प्लेऑफ में जा सकते हैं, कि एक बार फिर ट्रॉफी उठा सकते हैं? और इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने 3 ट्रॉफीज उठा रखी हैं, अभी तक दी मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रही है जिन्होंने सबसे ज्यादा ट्रॉफी उठाई है, तो क्या लाहौर कलंदर्स उनके रिकॉर्ड को बराबर कर सकते हैं या नहीं? क्या उनका स्क्वाड इतना अच्छा है कि वो बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो रैकेट है उसको बराबर कर सकते हैं? तो नहीं, जरा उसकी तरफ चलते हैं और स्क्वाड की बात करते हैं। सबसे पहले जो है ना, जरा बैटर्स की बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जब से पाकिस्तान में आई है तो बैटर्स का रोल अहम रहता है, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो उसमें आपको इम्पैक्टफुल इनिंग्स भी खेलनी पड़ती हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस खेलने पड़ते हैं और आपके बैटर्स का इन्फॉर्म होना बड़ा जरूरी होता है। तो वन एंड ओनली फखर जमान, सबके फेवरेट लाहौर कलंदर्स, फखरे कलंदर फखर जमान एक बार फिर, एंड दी मोस्ट सक्सेसफुल बैटर दैट लाहौर कलंदर्स है उनकी हिस्ट्री के जो है ना, वो फखर जमान ही हैं। वो ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी खबर यही आ रही है कि वो फिट होंगे और फिर पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की वो नुमाइंदगी करेंगे। फिर अब्दुल्ला शफीक उनके साथ है। अब्दुल्ला शफीक जो है ना, उनका थोड़ा अप एंड डाउन रहा है। अब्दुल्ला इज समबडी, ह्यूज पोटेंशियल वो लेके आते हैं। कुछ शानदार इनिंग्स भी उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए ओवर द ईयर्स खेली हैं। लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं किया था क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग लाहौर कलंदर्स वालों ने से कराना शुरू की थी, जो कि शायद उतनी सूट उनको नहीं की क्योंकि वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। फिर ड्रॉप हुए, फिर वापस आए, फिर एक आध मैच में रन भी बनाए, लेकिन कभी भी अब्दुल्ला शफीक का कोई ब्रेक थ्रू सीजन जो होता है ना एक यंग प्लेयर का, जैसे आईपीएल में आप देखते हो इंडियन कई यंग प्लेयर आते हैं, उनका एक ब्रेक थ्रू सीजन होता है कि वो पूरी दुनिया की तरफ जो अपनी तरफ मरकूज कराते हैं, तो वो अब्दुल्ला शफीक इवन दो ही हैव द पोटेंशियल एंड एबिलिटी एंड टैलेंट, वो उस तरह से नहीं कर पाए। फॉर मी अब्दुल्ला शफीक शुड बी एबल टू स्कोर अबाउट 500 रन इन अ पीएसएल सीजन। वो अभी तक अब्दुल्ला शफीक का नहीं आया है पाकिस्तान सुपर लीग में। जिस तरह के वो बैटर्स हैं, वो कन्वेंशनल खेलने वाले हैं, टेक्निक अच्छी है, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स के ऊपर वो रिलाई करते हैं, तो अब्दुल्ला शफीक को एक ब्रेक थ्रू सीजन खेलना पड़ेगा और एक एक ब्लॉकबस्टर किस्म का सीजन इनका होना चाहिए, जैसे साइम अयूब का हुआ, जैसे बाबर आजम के अक्सर होते हैं, जैसे फखर जमान के अक्सर होते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक जिस तरह के बैटर हैं, इनको 450 से 500 रन तो हर पीएसएल में उसके करीब करीब जाके जो है वो बनाने चाहिए। तो इस बार उम्मीद यही होगी अब्दुल्ला शफीक जो है वो ओपन करें या नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे, तो उनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और एक ब्रेक थ्रू सीजन उनका आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम में भी नहीं आ पाते हैं टी20 फॉर्मेट, इवन दो आई फील ही कैन प्ले टी20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान एज वेल, लेकिन वो इसीलिए नहीं आ पाते हैं कि वो कंसिस्टेंटली हाई स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हुए कोई 450 500 400 रन 350 रन उस तरह से वो नहीं बना पाते हैं। कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी है अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग में। अच्छा जी, मिडिल ऑर्डर की बैटिंग इनकी जो है ना, या ओवरसीज बैटर्स की अगर बात की है तो वहां क्वालिटी प्लेज उन्होंने पिक किए हैं। एक तो कोसाल परेरा विकेट कीपर हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, श्रीलंकन है, बड़ी फ्रीक इनिंग्स खेलने की एबिलिटी है इनकी, मे नॉट बी कंसिस्टेंट बट ही कैन बी दैट इम्पैक्टफुल प्लेयर। लेफ्ट हैंडर भी हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं क्योंकि श्रीलंका से विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन आपको देते हैं, तो एक अच्छी पिक है कोसाल परेरा इनके लिए। ओपन भी कर सकते हैं, मिडल में भी खेल सकते हैं। फिर डैरल मिचेल, द बेस्ट प्लेयर और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट व्हेन यू टॉक अबाउट मिडिल ऑर्डर्स बैटिंग। अभी फॉर्म उनकी अच्छी इतनी नहीं चल रही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी खेल रहे हैं, लेकिन ही इज दैट क्वालिटी प्लेयर के जो आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, छक्के वक्के भी मार के देंगे और फिर इनिंग्स को फिनिश करने की एबिलिटी भी वो रखते हैं। तो टैरल मिचेल नाम ही काफी है। फिर सैम बिलिंग्स एक बार फिर जो है वो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, मिडिल ओवर में बैटिंग करते हैं, फिनिश भी गेम को कर सकते हैं। पहले भी लाहौर कलंदर्स के लिए खेल चुके हैं, जब चैंपियन बने थे तब भी वो सैम बिलिंग्स जो है लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा थे, तो एक बार फिर वो वापस आए हैं लाहौर कलंदर्स की टीम में। फिर है जी आसिफ अली पीएसएल के ही चाइल्ड हैं बेसिकली। पीएसएल में आए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले, एक अपना नाम बनाया, फिनिशर बने, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए गेम्स फिनिश की, लेकिन थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। पिछले सीजन जलमी में खेले, कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब लाहौर कलंदर्स में वो वापस जो वापस तो नहीं, लाहौर कलंदर में अब आए, तीसरी फ्रेंचाइज उनकी होगी। फिनिश करने की एबिलिटी है, 6 हिटिंग एबिलिटी है और नंबर 6-7 के ऊपर इस तरह का प्लेयर आपको चाहिए होता है। और पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं उनमें आपको कम
मिलेंगे। 4 ही तो प्लेयर्स मुझे नज़र आते हैं, खुशदिल शाह, एक इफ्तिखार अहमद, एक आसिफ अली और अब एक नई एंट्री हुई है अब्दुल समद की। सो ही इज़ वन ऑफ दोज़ 4 प्लेयर्स जिनमें एबिलिटी है टू बैट एट नंबर 6 और 7 एंड फिनिश द गेम ऑफ। ये देखना पड़ेगा कि ये कितने ईगर होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम से थोड़ा आउट हो जाता है, रैंकिंग में नहीं होता है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उतना हार्ड वर्क नहीं करता, थोड़ा-सा डिसहार्टेंड आप कह सकते हैं कि हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा ये कितने ईगर हैं अपने प्रोफेशनल क्रिकेट को लेके। पाकिस्तान से खेलना ना खेलना वो अलग बात है। आजकल जिस तरह की क्रिकेट हो गई है, आप अपनी नेशनल टीम से ना भी खेलें, तो भी आप फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में खेल के अपने अच्छा करियर जो है वो बना सकते हैं। तो आसिफ अली को एज़ अ फिनिशर जो है लाहौर कलंदर्स के मैचेज़ में खेलना पड़ेगा और गेम्स फिनिश करना पड़ेंगी। क्वालिटी भी है, एबिलिटी भी है और ये इन्होंने पहले करके दिखाया हुआ है। फिर मोहम्मद हलाक हैं जी, मोहम्मद हलाक लाहौर से ही हैं। विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन आपको देते हैं और साथ में ये भी ओपन कर सकते हैं, मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, पावर हिटर हैं, वन ऑफ दी 6 हिटर दैट वी हैव इन आवर डोमेस्टिक क्रिकेट। तो एक लोकल कीपर भी इनके पास आ गया। ऊपर भी अगर आप देखें तो कुशाल परेरा, उसके बाद सैम बिलिंग्स, तो 3-3 कीपर जो है ना वो इस बार लाहौर कलंदर्स के पास मौजूद होंगे, जिस भी ऑप्शन की तरफ वो जाना चाहें। फिर मोहम्मद नईम जो कि इनके पीडीपी के प्लेयर हैं, वो भी एक अग्रेसिव बैटर हैं, ओपन करते हैं, ताबड़तोड़ किस्म की पावर प्ले में बैटिंग करने की एबिलिटी रखते हैं। अभी देखा नहीं है उनको एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर, लेकिन अगर उनको मौका मिलता है तो इमर्जिंग कैटेगरी में उनको मौका मिल सकता है। ये देखना पड़ेगा कि क्या उनमें वो क्वालिटी है, जैसे मिर्जा ताहिर बेग आए थे, उससे पहले मोहम्मद फैजान आए थे, तो वो पीडीपी के प्लेयर्स जो होते हैं, पोटेंशियल उनमें जरूर होती है, लेकिन पीएसएल का लेवल जो है ना, इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट ओवरऑल, जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से भी देखा जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बड़ा करीब होता है। तो उसमें एक इमर्जिंग प्लेयर का पीडीपी के थ्रू आना, जिसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसके लिए परफॉर्म करना स्ट्रेट में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहा इनके बारे में ये आ जा रहा है कि ये इनमें एबिलिटी है टू बैट with a higher strike rate, he can be a power hitter, he can take the advantage of the power play। तो देखना पड़ेगा कि ये लाहौर कलंदर की जो 11 है उसमें क्या आ पाते हैं या नहीं। अब जरा अगर बात करें तो ऑलराउंडर्स की, ऑलराउंडर्स में सिकंदर रजा एक बार फिर इनकी टीम का हिस्सा होंगे, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, जो कि गेम को फिनिश करने की एबिलिटी रखते हैं, 6 हिटर हैं, इनिंग्स को जो है वो स्टडी भी कर सकते हैं। उसके बाद डेविड वीजे के ऊपर थोड़े क्वेश्चन मार्क रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी डिक्लाइन के ऊपर हैं, ओवर द हिल थोड़े से होते जा रहे हैं। कितने फिट होंगे, क्या वो वाली पावर पैक्ड परफॉर्मेंस इस बार दोबारा से वो दे सकेंगे या नहीं, ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं गया था। इंजरी मसाल भी अभी भी इनको है, फॉर्म किस तरह की जा रही है कुछ पता नहीं है। तो विद द बैट, जिस तरह की मेमोरीज उन्होंने लाहौर कलंदर्स को दी हुई हैं, जिस तरह से उन्होंने गेम्स फिनिश की हुई हैं, लाहौर तो यही चाहेगा कि एक बार फिर डेविड वीजे जो है वो आए और उसी तरह से गेम्स फिनिश करें। लेकिन जो टाइम होता है ना, वो किसी का वेट नहीं करता, तो टाइम थोड़ा सा उनके लिए गुजरता जा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि डेविड वीजे किस फॉर्म में है, किस फिटनेस में है, और क्या वही गेम फिनिश करने की एबिलिटी अभी भी वो रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये टाइम ही बताएगा। डाउट्स उनके ऊपर जरूर हैं। फिर जहांदाद खान अभी पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं, इज मेन ऑफ ए बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि लेफ्ट आर्म हैं, फिर हार्ड हिटर हैं। फॉर मी इज नंबर 8, नंबर 7 के ऊपर उनको खिलाने की कोशिश की गई, प्रमोशन उनको लास्ट ईयर मिलती रही थी, कुछ गेम्स उन्होंने अच्छी खेली भी स्पिनर के अगेंस्ट, जिस तरह वो 6 सीटिंग एबिलिटी रखती हैं, तो इस बार भी वो इनके शायद एक फ्लोटर हो सकते हैं, जिनको ये ऊपर भी यूटिलाइज करें। जब अगर स्पिनर आते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाओ या लेफ्ट स्पिनर लगाओ, तो आप एक लेफ्ट हैंडर पिंच हिटर को भेजना चाहें, जिसको आजकल लो वैल्यू विकेट कहा जाता है, तो वो एबिलिटी तो है जहांदार में, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर उनको नंबर 7 के ऊपर खेलना है, तो देन ही नीड टू फिनिश द गेम्स ऑफ कंसिस्टेंटली फॉर लाहौर कलंदर्स, अगर डेविड वीसे की वो रिप्लेसमेंट बनना चाहते हैं तो। अब जरा अगर बॉलर्स की बात करें ना, तो कहा यह जाता है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग साइड जो है वो मानी जाती है। पहले तो राशिद खान भी हुआ करते थे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, और पहले राशिद खान हुआ करते थे, अब वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आईपीएल के टाइम के ऊपर अब हो रही है। तो अब जो है, अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर जो है वो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ के ऊपर ही रहने वाला है, और इनकी फॉर्म कुछ इतनी अच्छी नहीं चल रही है। शाहीन पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं, पेस भी डाउन है, उस तरह का वैनम इनकी बॉलिंग में भी नजर नहीं आ रहा है। एंड हारिस रऊफ इज एक्चुअली गेटिंग बैक टू फॉर्म वंस अगेन। पिछले कुछ अरसे में हारिस रऊफ ने जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज अनवर्ड्स, बहुत कम मैचेस आपको नजर आएंगे कि जहां हारिस रऊफ ने बुरी बॉलिंग की हो। इट कुड बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन दीज डेज, जो है वो हारिस रऊफ भी थोड़े क्रिटिसिज्म के अंडर रहते हैं, बट यू हैव टू कॉल स्पेड स्पेड। जब से ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ है, हारिस रऊफ की रिदम, उनकी फॉर्म, उनकी लाइन और लेंथ काफी बेहतर हुई है। अभी भी टी20 सीरीज जो न्यूजीलैंड में जारी है, उसमें भी अगर आप देख लीजिए, तो हमारे फास्ट बॉलर्स में से सबसे बेस्ट जो अभी नजर आते हैं वो हारिस रऊफ ही नजर आते हैं। तो हारिस रऊफ को एक बार एक
वो जैसे अब्दुल्ला का मैं कह रहा था ना, तो हारिस रऊफ को भी फ्रंट पे आना पड़ेगा और एक ब्रेक थ्रू सीजन होना चाहिए हारिस रऊफ का भी, कि वो अपने बलबूते लाहौर कलंदर्स को जो है वो सीजन जितवाएं, या फिर ज्यादा से ज्यादा मैचेस वो जितवाने की कोशिश करें। फिर जमान खान है, थोड़े से इनकी फॉर्म डिक्लाइन हो चुकी है, पाकिस्तान टीम के सेटअप में भी उस तरह से अब नहीं रहे हैं, लेकिन लाहौर के लिए डेथ ओवर्स में जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग करके मेमोरेबल जो जीत है वो लाहौर कलंदर ने हासिल की है, तो क्या ये रिपीट कर पाते हैं? क्योंकि एज ए सेड अबाउट आसिफ अली, जब एक प्लेयर पाकिस्तान सेटअप में आता है और फिर डिस्कार्ड हो जाता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा शैटर होता जरूर है। तो कितना शैटर हुआ है, क्या रिदम उनका वापस आ रहा है? अभी इमर्जिंग कप पर रिसेंटली, इमर्जिंग कप जो हुआ था उसमें खेले थे रिसेंटली, लास्ट ईयर बेसिकली, इतना भी रिसेंट नहीं था, उसमें कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए थे, इनकी पिटाई लगी थी उसमें। तो ये देखना पड़ेगा कि ये पीएसएल में वो जब ये इनका डेब्यू सीजन था, क्या वैसी बॉलिंग कर पाते हैं, क्या डेथ ओवर में वो एक योकर्स अपने नेल कर सकते हैं, स्लो डिलीवरीज उसी तरह से नेल कर सकते हैं, या फिर थोड़े से एक्सपेंसिव साइड के ऊपर ये रहते हैं। तो ये इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना पड़ेगी, ये प्लेइंग 11 में आते हैं, कि इनको अपना रोल बखूबी निभाना पड़ेगा, बिकॉज राशिद खान इज नॉट देयर एनीमोर। फिर जी इन्होंने टॉम करन को भी पिक किया है, टॉम करन पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके हैं, ज्यादातर इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेला है, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड के ऊपर रहते हैं, लेकिन रिसेंटली जो उनकी बैटिंग उन्होंने इंप्रूव की है, तो लाहौर कलंदर चाहता है कि वो डेविड वीसी की रिप्लेसमेंट इन लॉन्ग रन इनके लिए बने, या इसी सीजन में अगर डेविड वीसी इंजरी हो जाती है या फॉर्म उस तरह से इनको नजर नहीं आती है, तो फिर ये टॉम करन को एज एन ऑलराउंडर जो है वो यूटिलाइज करने की प्लानिंग है लाहौर कलंदर्स की। बॉलिंग में तो काफी एक्सपेंसिव वो रहते हैं, लेकिन बैटिंग एबिलिटी उनकी ऐसी है, फील्डिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग में अगर वो कुछ चिप इन कर सकते हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, तो वो एडवांटेज हो सकता है। फिर सलमान अली मिर्जा, सलमान भी एक पीडीपी के प्लेयर हैं बेसिकली, ये काफी सालों से लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा है, बैकग्राउंड में ज्यादा रहते हैं, लेकिन अभी जो उधर एक लीग हुई थी कैरेबियन में जिसमें डिफरेंट कंट्रीज की टीमें गई थी, तो वहां ही लुक्ड रियली गुड, लेफ्ट आर्म है, स्किडी है, बॉल को स्विंग कर सकते हैं, डेथ होज में अच्छी बॉलिंग ये कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छे बेंच के प्लेयर जो है ना वो लाहौर कलंदर्स के पास मौजूद है। फिर मोहम्मद आजम, ये टेबल के बेसिकली प्लेयर है, मैं अभी रिसेंटली टेबल क्रिकेट देख रहा होता हूँ यूट्यूब के ऊपर, मुझे थोड़ी सी लत लगी है टेबल क्रिकेट की दोबारा से देखने की, तो उसमें मैंने देखा है तो इज क्वाइट निपी विद द टेबल एटलीस्ट। फिर लेफ्ट आर्म है, और अभी नेशनल टी20 कप में भी मैंने इनकी बॉलिंग देखी थी, उसमें भी ऐसा लगा कि थोड़े स्किडी काइंड ऑफ बॉलर हैं, जो कि आगे से बॉल को स्विंग कर सकते हैं बोथ वेज, राइट हैंडर्स को ये बॉल अंदर लेके आ सकते हैं, और थोड़े शॉर्ट हाइट वाले हैं, लेकिन ये आपको जब भागते हुए आएंगे तो लगेगा नहीं कि आप ये कोई कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, बट ही इज एक्चुअली क्विकर देन यू थिंक। तो ये रश करेंगे बैटर्स को, और इमर्जिंग कैटेगरी में मुझे लगता है कि इन्हीं को ही खिलाना चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, और अगर ये अच्छा नहीं करते तो फिर मोमिन कमर को आप लेके आ सकते हो, या फिर आप मोहम्मद नईम जो कि बैटर हैं उनको भी आप अपने कॉम्बिनेशन में लेके आ सकते हो। फिर मोमिन कमर ये चाइनामैन बॉलर हैं, ये भी अभी नेशनल टी20 कप में खेल रहे थे, तो डिसेंट बॉलर लगे हैं। अब अगेन एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी होगी, कितना कंसिस्टेंट ये हो सकते हैं, कितनी लाइन और लेंथ इनकी पक्की है, ये जब ये पाकिस्तान सुपर लीग में खेलेंगे तो फिर ही पता चलेगा। फिर हाँ जी रिशाद हुसैन, बांग्लादेश के सेंसेशन है, लेग स्पिनर है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा, पिछले साल हमने टी20 वर्ल्ड कप में इनको देखा, जितनी शानदार ये बॉलिंग करते हैं। ये राशिद खान की रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो कि ये लाहौर कलंदर्स की टीम में आए हैं, जितने अच्छे ये बॉलर है ना, और साथ में नंबर 8 के लिए आपको बैटिंग भी दे सकते हैं। बॉलिंग में तो वैनम भी है इनका, ये कंसिस्टेंट भी है, और रश करते हैं बैट्समैन को, दोनों तरह की बॉल ये कर सकते हैं, गूगली भी अच्छी है, फ्लिपर भी करते हैं, लेग स्पिनर है, तो क्वालिटी बॉलर ये हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर लेग स्पिनर पाकिस्तान सुपर लीग में इनसे बेहतर कोई और लेग स्पिनर, मुझे तो नहीं लगता, एटलीस्ट ज्यादा पाकिस्तानी लेग स्पिनर्स खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है क्वालिटी वाइज ये रिशाद जो है ना ये थोड़े बेहतर हैं पाकिस्तानी लेग स्पिनर से। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये लाहौर कलंदर्स के कॉम्बिनेशन में आते हैं या नहीं, बट एज क्वालिटी बॉलर ही इज राइट अप देयर। फिर आसिफ अफरीदी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बड़े एक्यूरेट हैं, थोड़ा इमाद वसीम की तरह के आप इनको कह सकते हो कि डार्ट इन करते हैं बॉल को, कोई फ्रीबीज नहीं देते हैं, स्ट्रेंगल करते हैं, रन को ड्राई अप करते हैं, ही इज सो एक्यूरेट कि आपको कुछ भी ये नहीं प्रोवाइड करते हैं कि जिसके ऊपर आप रन बनाओ। लेकिन मसला ये है कि इनका भी रिसेंटली कुछ इंजरी इनको हुई है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या लाहौर कलंदर्स जिसका रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी आज होने वाला है, तो उसमें इनकी रिप्लेसमेंट लाहौर कलंदर्स को लेता है या नहीं, या कितने फिट हैं, क्या ये अवेलेबल हो सकते हैं अपने सीजन 10 के लिए या नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि आसिफ अफरीदी की इंजरी किस नौयत की है, और क्या वो अवेलेबल होंगे लाहौर कलंदर्स के लिए या नहीं। अगर नहीं होते तो और ऑप्शन तो मौजूद है पाकिस्तान में लोकल, अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो वहां पे मोहम्मद असगर जैसा बॉलर, एक वो मुल्तान के अली उस्मान है, उसके बाद एक मोहम्मद इरफान जेलर के नाम से है, वो भी आसिफ अफरीदी की तरह ही एक्यूरेट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, फील्डिंग का थोड़ा शायद उनका मसला हो सकता है, लेकिन बिल्कुल
आसिफ अफरीदी और मोहम्मद इरफान जेलर जो है ना, इसमें मुझे कोई खास फ़र्क नज़र नहीं आता है। फिर नुमान अली इज़ अनदर वन, मतलब लोग शायद मज़ाक उड़ाएँ, लेकिन आसिफ अफरीदी और नुमान अली की ऐज में भी कोई खास फ़र्क नहीं है। हाँ, और नुमान एटलीस्ट अभी करंटली पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर वो बैटिंग भी नीचे से आके आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस काफ़ी जो है ना वो मौजूद हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, कि अगर आपको आसिफ अफरीदी की रिप्लेसमेंट चाहिए, तो कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इनकी रिप्लेसमेंट ढूँढना। तो आई होप कि वो फिट हों, क्योंकि लाहौर कलंदर ने बड़ी उम्मीदों से इनको पिक किया था। वो भी वो कैरिबियन में जो लीग हुई थी वहाँ खेले थे और बड़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग की थी। हालाँकि वो कंडीशंस थोड़ी अलग हैं, वहाँ पे बल्ले के ऊपर उतनी अच्छी तरह से बॉल नहीं आता है, ग्रिप करता है, वहाँ अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन हमने देखा हुआ है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको बॉलिंग करते हुए, फिर मुल्तान के लिए पहले खेल चुके हैं। एक्यूरेसी तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर नीचे से थोड़ी-सी कोई 2-4 छक्के-वक्के भी जो है ना वो आपको मार के दे सकते हैं। तो देखना पड़ेगा ये कितने फिट हैं और क्या लाहौर कलंदर जो है इनकी रिप्लेसमेंट लेते हैं या नहीं। अब ज़रा प्लेइंग 11 अगर इनकी बना के देखी जाए तो वो कैसी है? मुझे जो लगता है, इससे और भी कॉम्बिनेशन इनके बन सकते हैं। मैंने जल्दी से ये कॉम्बिनेशन बनाया, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि लाहौर कलंदर का आइडियल प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए या स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए। तो मेरी नज़र में फ़खर और कुसाल परेरा से ये लाहौर कलंदर्स को आगाज़ करना चाहिए बैटिंग का, क्योंकि अब्दुल्ला से मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि फ़खर जो है ना पावर प्ले में वो थोड़ा टाइम लेते हैं नॉर्मली। तो मैं उनके साथ एक ऐसा ओपनर रखना चाहता हूँ जो उनके ऊपर प्रेशर ना आने दे, और जिस तरह की आजकल टी20 क्रिकेट हो चुकी है, आपको पावर प्ले में एडवांटेज लेना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करनी होती है। 60-70 रन ना बनाने की कोशिश करो पावर प्ले में, फिर अगर मिडल में आपको स्लो भी होना कहीं पड़ जाए तो फिर आपको इतनी उसकी परेशानी होती नहीं है। तो इसलिए मैं अब्दुल्ला से ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि अब्दुल्ला भी थोड़े कन्वेंशनल है, वो भी टाइम लेके खेलते हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि 40-50 रन पावर प्ले में बनाने का सोचूंगा। मैं कुशाल परेरा को लाइसेंस दे के भेजूंगा और वो इम्पैक्ट करे एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। फिर अब्दुल्ला शफीक को मैं 3 के ऊपर रखूंगा, 4 के ऊपर आएंगे जी डैरल मिचेल, 5 पे रखेंगे हम सिकंदर रजा को, क्योंकि बॉलिंग भी एक ऑप्शन हमें स्पिन का चाहिए, क्योंकि इनके जो कॉम्बिनेशन है इसमें 2 लोकल स्पिनर खिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो कोर है बॉलिंग की वो फास्ट बॉलिंग है, पाकिस्तानी बॉलिंग। तो इसलिए मैं सिकंदर रजा को खिलाऊंगा और सैम बिलिंग्स को शायद बेंच के ऊपर बैठना पड़ेगा। फिर आसिफ अली नंबर 6 के ऊपर होंगे, और नंबर 7 के ऊपर मैंने रखा है जहां खान को, क्योंकि मैं रिशाद हुसैन को 11 में देखना चाहता हूँ। डेविड वीजे का ऑप्शन भी इनके पास मौजूद है, जैसे मेरे पास सैम बिलिंग्स भी हैं, लेकिन एक क्वालिटी लेग स्पिनर होना, और जैसे एक्सपेक्टेड है कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में कंडीशंस ऐसी होंगी, जैसे अभी नेशनल टी20 कप में हम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग पिचेस हैं, इतने ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे हैं, स्पिनर्स काफी आउट कर रहे हैं। तो एक क्वालिटी स्पिनर आपकी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिशाद हुसैन मेरे लिए हर मैच खेलेंगे, मैं कोई मैच उनको नहीं बिठाऊंगा, डेविड वीसे को बिठाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी बैटिंग आप कह सकते हो जहां मे नॉट बी गुड इनफ टू बैट नंबर 7, लेकिन वो रिशाद जो कि वो भी बैटिंग कर सकते हैं। तो जब 8 पे वो आएंगे और 9 के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी आएंगे ना, तो वो कोई इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड एट द एंड ऑफ द डे लाहौर कलंदर जो है वो बॉलिंग टीम है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि बॉलिंग लाहौर कलंदर्स की जो है वो वीक हो। फिर शाहीन अफरीदी द कैप्टन, इनके ऊपर नजरें होंगी, इनकी अच्छा फॉर्म में होना, अच्छा रिदम गेन करना और टीम को फ्रंट से लीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये भी रिसेंटली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहना शुरू हो गए हैं और बड़े प्रोडिक्टेबल बॉलिंग करना शुरू हो गए हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये बीइंग ए कैप्टन ये किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को रेज करके लाहौर कलंदर्स को जो है वो फ्रंट से लीड करते हैं। फिर हारिस रऊफ जो कि बड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, रिदम भी है, पेस भी है, कंसिस्टेंसी भी काफी उनकी अभी नजर आ रही है। तो इनको भी शाहीन शाह अफरीदी के साथ फ्रंट से लीड करना पड़ेगा और एक इम्पैक्ट बॉलर के तौर के ऊपर हारिस रऊफ को परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगी। फिर मैंने इमर्जिंग मोहम्मद आजम को रखा है, क्योंकि आजिद व्हाट आई सो रिसेंटली ही इज अ वेरी गुड यंग फास्ट बॉलर जिनमें एबिलिटी है टू स्विंग द बॉल बोथ वेज। और शाहीन शाह अफरीदी के साथ नए बॉल के लिए मोहम्मद आजम से बेहतर इनकी टीम में मुझे और कोई बॉलर नजर नहीं आता है। तो मैं स्टार्ट आजम से ही करूंगा, लेकिन उसके बाद अगर आप समझते हो कि स्पिनर एक और आपने ऐड करना है तो आप मोमिन कमिर को इनकी जगह पे खिला सकते हो। अगर आप ये समझते हो कि आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाना है तो आप मोहम्मद नईम के साथ ओपन कर लो और नीचे किसी और प्लेयर को जो है वो 11 में लेके आ जाओ। तो इस तरह से इनकी प्लेइंग 11 मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल इनके चांसेस की बात की जाए या ओवरऑल स्कोर की बात की जाए, तो आई थिंक देयर इज इनफ क्वालिटी इन देयर टीम। आई थिंक दे हैव द बैटर्स हु कैन विन गेम्स ऑन देयर ओन। फखर जमान परेरा, मिचेल, सिकंदर रजा, आसिफ अली, उसके बाद सैम बिलिंग्स। तो देयर इज इनफ क्वालिटी इन द बैटिंग इन माय ओपिनियन, जो कि अच्छे टोटल बना भी सकते हैं और अच्छे टोटल को ये चेज भी कर सकते हैं। और डैरल मिचेल विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी and that consistency in लाहौर कलंदर्स मिडल ऑर्डर। फिर बॉलिंग में भी मुझे लगता है कि देयर इज इनफ क्वालिटी देयर। हाँ, शाहीन की फॉर्म की प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन बाकी जो इनके बॉलर्स है ना उनमें भी क्वालिटी है, स्पेशली रिशाद हुसैन फॉर मी
could be a standout bowler in Pakistan Super League सीजन 10 जिस तरह से मैंने उनको रिसेंटली बॉलिंग करते हुए देखा है। फिर साथ में वो नीचे से बैटिंग भी आपको करके दे सकते हैं। तो आई थिंक वेल बैलेंस्ड स्क्वाड इन्होंने पिक किया है। कोई खास मुझे वीकनेसेस नजर आती है नहीं आती हैं। एक शायद हो सकता है कि लोकल स्पिन बॉलिंग में अगर आसिफ अफरीदी नहीं है तो उनकी रिप्लेसमेंट ये किसको लेते हैं, वो शायद एक एक एरिया ऐसा है कि जहां पे थोड़ी सी लेस क्वालिटी आपको नजर आएगी और आपको रिशाद हुसैन को खिलाना पड़ेगा। तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस उतना आइडियल नहीं रहता है कि जब आपके जहांदाद नंबर 7 के ऊपर बैटिंग कर रहे हो और रिशाद 8 के ऊपर कर रहे हो। आइडियली 7 के ऊपर अगर यहाँ पे डेविड वीसे ही बैटिंग करें या कोई और ऑलराउंडर क्वालिटी हो जो कि गेम को फिनिश करने की भरपूर एबिलिटी रखता हो, अगर वो 7 के ऊपर बैटिंग करे तो फिर वो आइडियल टीम बनती है। यहाँ थोड़ी सी बैटिंग इनकी कंप्रोमाइज होगी। इनके लिए कॉम्बिनेशन बनाना इसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आई थिंक देयर इज इनफ क्वालिटी इन दिस टीम कि ये मैचेस अपने ज्यादातर मैचेस जीत भी सकते हैं और ट्रॉफी जीतने की भी एबिलिटी ये रखते हैं। एंड दे नॉट द बेस्ट टीम ऑन पेपर इन माय ओपिनियन, बट दे आर राइट अप देयर। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कोयटा ग्लैडिएटर्स है, आई थिंक ये दो टीमें मुझे सबसे बेहतर लगती हैं ऑन पेपर। और लाहौर और कराची जो है ना, ये तीसरी और चौथी टीम आप इनको कह सकते हो कि ये चैलेंज जरूर करेंगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी और कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी। तो ये है जी मेरा एनालिसिस ऑन लाहौर कलंदर्स स्क्वाड फॉर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं कि आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या फिर आपकी नजर में क्या लाहौर कलंदर्स जो है वो ट्रॉफी उठाएगा, या इनकी आइडियल 11 जो आपकी नजर में है वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज वीडियो ये तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।